जिसे मैं लेकर आ रहा हूँ सुबह 8:30 बजे और आप इसे देखेंगे बुधवार और शनिवार को। तो देखना न भूलिए मेरे साथ चाय पे चर्चा। नमस्कार, MPIT न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा, संभाग का नंबर 1 शो। और मैं आपको बता दूं कि हर बार की तरह इस बार भी हमारे बीच एक नई शख्सियत है। ये हैं शालिनी सरावगी जी। मैं आपको बता दूं कि शालिनी सरावगी जी पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष बुढ़ार रही हैं, समाज सेवी हैं, बहुत अच्छी कवि हैं, इग्नू में वुमेन सेल की कोर कमेटी की मेंबर हैं, सरस्वती शिशु मंदिर बुढ़ार के अध्यक्ष हैं, साथ में DAV बुढ़ार की ट्रस्टी भी हैं, भारत विकास परिषद बुढ़ार की संरक्षक सदस्य हैं और भी कई पदों पर हैं। हम बातचीत करते रहेंगे। शालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि आज जिस शख्स से हम बात करने जा रहे हैं, दायरा तो बहुत बड़ा है उनका, समाज सेवा का भी दायरा बहुत बड़ा है, पर सबसे बड़ी बात है कि इनके पास जो कवि का हृदय है, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। और मैं चाहूँगा कि अगर आपकी कोई एक कविता से हम इस बात की शुरुआत कर दें तो बहुत अच्छी बात होगी। बिल्कुल भैया, आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मेरे को जो हौसला अफजाई की उसके लिए बहुत बहुत आभार आप सबका। बिल्कुल मैं चाहूँगी कि अपनी एक कविता आप लोग को ज़रूर सुनाऊँ। जी जी। क्योंकि अभी कोरोना काल था और उस पर मैं सोच रही हूँ कि मैंने जो कविताएं लिखी, बिल्कुल बिल्कुल, उस पर मैं चाहूँगी कि कुछ बात अपनी रखूँ। जी जी। कि हिम्मत रख जाएगा ज़रूर, हिम्मत रख जाएगा ज़रूर, ये वक्त है अच्छा आएगा ज़रूर। वाह वाह। चारों तरफ शोर है, अंधेरा घनघोर है, चारों तरफ शोर है, अंधेरा घनघोर है, सभी आशंकित परेशान हैं, सभी आशंकित परेशान हैं, जीने की राह नहीं आसान है, शायद ये समय ही है कुछ ऐसा, नहीं किसी का कोई कसूर, हिम्मत रख जाएगा ज़रूर, ये वक्त है अच्छा आएगा ज़रूर। वाह वाह। फिर से रोशन होंगे गलियारे, सज जाएंगे ये अंधियारे, फिर से रोशन होंगे गलियारे, सज जाएंगे ये अंधियारे, आजाने गूंजेंगी आरती गाई जाएंगी, आजाने गूंजेंगी आरती गाई जाएंगी, गिरजाघर सजेंगे फिर से, गुरुद्वारे में गुरुवाणी सुनाई जाएगी, टूट गया तेरा भगवान होने का फितूर। क्या बात है, क्या बात, बिल्कुल। कि टूट गया तेरा भगवान होने का फितूर, हिम्मत रख जाएगा ज़रूर, ये वक्त है अच्छा आएगा ज़रूर। अकेले ही चलना है तुझे इस राह पर, अकेले ही चलना है तुझे इस राह पर, साथ कोई नहीं दे पाएगा भी चाहकर, खुद ही नापने होंगे फासले, खुद ही लेने होंगे फैसले, खुद ही बनानी होगी राह, क्योंकि तेरी ही चाहत से पूरा होगा ये सुरूर, हिम्मत रख जाएगा ज़रूर, ये वक्त है अच्छा आएगा ज़रूर। माना समय की धारा उल्टी है, माना समय की धारा उल्टी है, पर हौसले को तू अपने बनाए रख। क्या बात। माना समय की धारा उल्टी है, पर हौसले को अपने तू बनाए रख, चेहरे को अपने अपनों के बीच मुस्कुराए रख, आज नहीं तू कल के लिए खुद को बहलाए रख, तेरे कदमों का लड़खड़ाना, तेरे कदमों का लड़खड़ाना बन जाएगा नासूर, हिम्मत रख जाएगा ज़रूर, ये वक्त है अच्छा आएगा ज़रूर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से जो लोग आपको देख रहे हैं, ये इसका वीडियो भी आ चुका है आपका, और आप बीच बीच में वीडियो बनाती रहती हैं। कैसे लगा आपको, कब लगा कि मुझे कविताएं करनी चाहिए? एक्चुअली भैया, मैं ये मानती हूँ कि बहुत कुछ इंसान के हाथों में नहीं होता है, बहुत कुछ क्या सभी कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है। जब मैं बहुत छोटी सी थी, 7th क्लास में थी, तब से मुझे लिखने का शौक़ है। और एक बार ऐसा हुआ कि हमारे गुरुजी आए हुए थे, तो उन्होंने एक प्रतियोगिता कराई थी, जिसमें उन्होंने लेखन प्रतियोगिता कराई थी। उन्होंने शाकाहार को एक सब्जेक्ट दिया था जी। उस पर जब मुझे लिखना को कहा गया कि मैं भी उस पर पार्टिसिपेट करूं, तब मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ कि मेरे अंदर शायद कुछ बातें हैं जिनको मैं लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत करूं। तो मैं निरंतर तब से लिखती आ रही हूँ और कुछ कुछ गुरु जी का आशीर्वाद भी है आपके ऊपर, बहुत बड़ी बात है। तो एक चीज़ मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि आप नगर पंचायत बुढ़ार में अध्यक्ष रही हैं, क्या उपलब्धियां रही हैं आपकी उस समय तक? भैया, मैं ये कहूँगी कि शायद ये भी ऊपर वाले का कहीं ना कहीं मुझ पर बहुत बड़ा हाथ रहा है। और भाजपा सरकार थी और हमारे मुख्यमंत्री जी
काफ़ी सजग थे लोगों की भावनाओं को लेकर। जब मैं नगर पालिका में आई तो मैं पॉलिटिक्स में भी नई थी और नया दायित्व मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का जो स्नेह था, लोगों का जो प्रेम था, जो अपनों का सहयोग था और जो हमारी भाजपा की रीति नीति थी, भाजपा के जो कई अच्छे प्रोजेक्ट्स थे जो उस समय आए, जैसे नल जल योजना हमारे शहडोल में भी आई थी, बुढ़ार में भी आई। एक लंबा प्रोजेक्ट आया था जिसमें उसमें प्रावधान दिया गया था कि बेसिक नेसेसिटी हमारे लिए पानी होता है। बिल्कुल। और चूंकि वो टैंक से आता है, पानी साफ़ नहीं रहता, तो वहाँ पर मिनरल वाटर की सुविधा दी गई थी कि घर घर साफ पानी पहुँचा जाए। तो एक नल जल योजना मेरे समय का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो अभी जिस पर काम चल रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना जी, बहुत बड़ी योजना, जो मुझे लगता है आज तक की बहुत ही अच्छी योजना है, क्योंकि मैं जब कैंपेनिंग में जाती थी तो मैं अक्सर देखती थी कि लोगों के पास छत नहीं है, और छत भी है तो कई बार ऐसा रहता था भैया जब बरसात आती थी अभी के पन्नी लगाए हैं, बहुत मुश्किल। तो मैंने देखा कि जो ये 2 योजना उस समय पर आई, ये काफ़ी कारगर योजना रही। साथ ही साथ एक महिलाओं को लेके जो काफ़ी दिक्कत महसूस करती थी, एक जब हमको शौचालय नहीं मिलता था, सबसे तो बहुत बड़ी बात। हाँ, ये बहुत बड़ी योजना है हमारी सरकार पूरे की। भारत में अगर कहा जाए तो ये सबसे बड़ी योजना है। ये बहुत बड़ी और बहुत ही आरामदायक योजना है, क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ है जो हम लोग की सबकी नेसेसिटी है। तो ये 3 योजनाएं मेरे समय में आई थी और इसका मैंने पूरा प्रयास किया कि धरातल तक ये योजना पहुंच सके। कई बार ऐसा होता है कि लोग जो कहते हैं, आम आदमी ये कहते हैं कि पैसा तो वहाँ से आता है, बीच में लोग खा जाते हैं। आपको क्या लगता है इस सब में कि मतलब क्या पैसा आपके समय की बात कर रहा हूँ कि आपके समय में पैसा वहाँ तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा? भैया मैं तो ये कहूँगी कि अगर ये बुढ़ार की पब्लिक अगर इस चीज़ का आंसर दे तो वो ज़्यादा सही आप तक लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएगी। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैंने हमेशा ये प्रयास किया और मैं ये मानती हूँ कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कई भ्रांतियों को तोड़ता है। कई बार अपन देखिए, भगवान की दया से एक अच्छे परिवार में हूँ, एक अच्छे परिवार की बेटी हूँ, बहू हूँ, तो कभी उस तरफ दिमाग नहीं गया कि हमको अपने लिए भी और बचाना कुछ करना है या ऐसा। हमेशा ये लगा कि पब्लिक ने जब मुझे चुना है, लोगों का जब इतना बड़ा साथ और प्रेम मेरे साथ है, तो कुछ करके दिखाने का जो जज्बा था उसको मैंने जीवित रखा और मैंने हमेशा वो काम किया। आपके ससुर उसी में थे, विधायक थे पहले जी, तो उसके बाद आप इसमें नगर पंचायत अध्यक्ष बनी, तो उनकी प्रेरणा थी, आपका मन था, कैसे आप इसमें आई, राजनीति में कैसे आई? भैया क्या होता है कि देखिए, अपन के देश में हमेशा कहा जाता है कि संस्कार बहुत, उसका हाथ बहुत बड़ा होता है। तो मेरे पापा जी डॉक्टर थे जो शहडोल में ही कार्यरत थे, और उनको हमेशा बचपन से मैंने ये देखा कि सेवा कार्य कैसे किया जाता है। अच्छा, और फिर मेरी शादी भी ऐसे घर में हुई जहाँ पर निरंतर सेवा कार्य ही चलता था। मैंने अपने पिताजी को, जब वो विधायक थे, मैंने देखा कि कैसे रात दिन उन्होंने एक करके कैसे हम शहडोल का विकास संभव है, उन्होंने वो हर प्रयास किया। तो मुझे ऐसा लगा, उनको देखकर मुझे एक प्रेरणा मिलती रही कि कैसे एक व्यक्ति के अच्छी सोच से एक समाज को क्या मिल सकता है। तो जब मुझे पार्टी ने दायित्व दिया नगर पालिका अध्यक्ष का, तो मुझे ये लगा कि मेरे इस छोटे से कंधे पर एक बहुत बड़ा बोझ और एक बहुत बड़ा विश्वास लोगों ने जताया है। तो कहीं ना कहीं परिवार मेरे, चाहे यहाँ के पापा जी हों चाहे मेरे ससुर जी हों, दोनों को देखकर मुझे शुरू से ऐसा लगा कि समाज के हित में ही काम करने चाहिए। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं शालिनी सरावगी जी को, और मैं जो बात कर रहा हूँ वो राजनीति से प्रेरित। राजनीति से हट के हम थोड़ी और बात करेंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होते हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा और हमारे साथ हैं शालिनी सरावगी जी। शालिनी जी, मैं आपसे बात कर रहा था कि एक तो राजनीति पर आपसे बात हुई, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब आपके पिताजी डॉक्टर थे तो आपका ख्याल कभी नहीं आया कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए? भैया ये बात बिल्कुल सही है, मेरे पापा की भी बहुत इच्छा थी कि घर में एक बेटी डॉक्टर बने, और उनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि मेरे अंदर वो गुण है कि मैं डॉक्टर बन सकूँ। लेकिन चूँकि भैया कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लाइफ में कुछ चीज़ें डेस्टिनी आपके लिए तैयार करके रखती है। पहले से भाग्य ने निर्धारित कर रखा है कि वहाँ पर जाना है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब, चूँकि मैं जैन हूँ, तो उसके कारण क्या होता था कि जब प्रैक्टिकल में वाइवा करती थी तो कभी आपको रैट का डिसेक्शन करना पड़ता था, कभी यूनो एक होता है मछली, पाइल्स का, किसी कई तरह की चीज़ें थी जिनके हमको डिसेक्शन करने पड़ते थे। अब चूँकि
शुरू से शाकाहारी थे और ये सब चीज़ें देखी नहीं थी, तो काफ़ी मन विचलित हो जाता था कि एक जीते जाते जंतु को मुझे कहीं ना कहीं सिर्फ एक डिसेक्शन के लिए काटना पड़ रहा है। तो उस चक्कर में मुझे कहीं ना कहीं अंदर से आत्मग्लानि हुई और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये प्रोफेशन मेरे लिए नहीं है और शायद उसके लिए मैं अपना 100% नहीं दे पाऊँगी, इसलिए तो इसलिए मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज किया। फिर एक और बात कि आपकी शादी हुई है राजा सरावगी जी से, ये कैसे हुई, किस तरह से हुई, इसका कोई भैया ये भी एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इन शॉर्ट मैं बताऊंगी कि 11th क्लास में हम दोनों एक ही साथ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, हम लोग का एजुकेशन साथ में हुआ। उसके बाद निरंतर ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं मुलाकात होती रही और फिर उसके बाद आप लोग पसंद की और फिर हम लोग ने अपनी पारिवारिक रूप से शादी हो गई आपकी, बहुत अच्छी बात है। राजकुमार जी के लिए आपके मन में क्या है इस तरह से, अगर वो ऐसे एक्सप्रेस कर सकें या कविता से एक्सप्रेस करें, जैसा आपको ठीक। मैं तो ये कहूँगी कि हर वाइफ के मन में जो अपने पति के लिए चाहत होती है, उनकी स्वास्थ्य के लिए, लंबी उम्र के लिए, वो सब मेरी कामनाएं हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ कविता के माध्यम से कहूँ तो मैं ज़रूर कुछ सुना देती हूँ। जी बिल्कुल, क्योंकि आपके जो फेसबुक पे हमने देखे हैं ज़्यादातर इस तरह की रोमांटिक कविताएं बहुत ज़्यादा है जी। वो अपना अपना हुनर रहता है लोगों का कि हमें ये सब्जेक्ट और ज़्यादा पसंद है। वैसे तो आपके बहुत सारे कंटेंट आते रहते हैं, पर इस तरह की कविताएं मैंने काफ़ी सुनी हैं, तो एक ऐसे ही हो जाए। भैया कुछ मुक्तक है जो मैंने अभी कल ही लिखे हैं। मैं चाहूँगी कि अब आपके स्टूडियो में आई हूँ तो सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। ख्वाहिशों के पन्नों पर कुछ बातें आज भी खाली हैं। ख्वाहिशों के पन्नों पर कुछ बातें आज भी खाली हैं। परिंदे उड़ गए घर को पर इंतज़ार में डाली है। वो अक्सर याद आते हैं, आँखों में जाग जाते हैं। वो अक्सर याद आते हैं, आँखों में जाग जाते हैं। सुलाकर नींद में मुझको तन्हा पे छोड़ जाते हैं। जुदाई में दोनों की यादें बस इतनी साथ थीं। कुछ बातें उसे याद थीं और कुछ बातें मुझे याद थीं। वाह वाह वाह। एक अर्ज़ करना चाहूँगी कि जो जितना बड़ा होता है वो केवल अपने में रहता है। तो मैंने समुद्र को एक बेस बना के बात लिखी, अगर चाहूँगी आप लोग गौर फरमाएं इस पर। बिल्कुल। समुंदर तू भी बस तेरा ही था, समुंदर तू भी बस तेरा ही था और किसी का ना बन सका तू। समुंदर बस तू तेरा ही था और किसी का ना बन सका तू। खारा ही रह गया अपने गुमा में, अपने गुमा में। नदियों से मिलकर भी मीठा ना बन सका तू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। झुका लेते हम भी ये सर खुदा तेरे ही आगे, झुका लेते हम भी ये सर खुदा तेरे ही आगे। लेकिन तू भी किसी का नहीं, ये बात उतनी ही सच थी। वाह वाह, बहुत सुंदर। अभी ये आपने राजकुमार के लिए कहा है, तो बस यही कहना चाहूँगी आप सबके माध्यम से कि तेरे बिन मैं सोचूं भी क्या, तेरे बिन मैं सोचूं भी क्या ये फैसला बता दे। तेरे बिन मैं सोचूं भी क्या ये फैसला बता दे। मेरी शख्सियत की हर नफ्स में तू ही बसा है, तू ही बसा है। बहुत सुंदर। तो राजकुमार जी सुन लीजिए, एक शालिनी जी ने, वैसे तो आप दिन भर उनके साथ ही रहते हैं और उनकी भावनाओं से आप हमेशा रूबरू होते हैं, पर आज जो MP18 न्यूज़ से शालिनी जी ने आपके लिए भावनाएं भेजी हैं और हम आपसे ज़रूर चाहेंगे कि इस पर अपने कमेंट्स ज़रूर दिए। तो शालिनी जी, एक चीज़ ये भी है कि कोविड जो था काफ़ी महामारी से भरा समय था और अभी भी चल ही रहा है, इस समय को आपने कैसे जिया है? भैया देखिए, एक ये पैंडेमिक जो हम सबके जीवन में एक भूचाल के रूप में आया। जी। कई लोग अभी भी, जैसे मैं बात करती हूँ अपने कई फ्रेंड्स से, कई डॉक्टर्स हैं जो बताते हैं कि लोग फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, लोग डिप्रेशन में आ गए, जिनको कोविड हुआ है वो भी, और कई लोग सुन के डिप्रेशन में आ गए हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भैया आपके अंदर भगवान ने इतनी सारी चीज़ें दी। अगर हम अपने इतिहास को देखें तो आप ये देखिए कि जितने बड़े राजा महाराजा हुए हमारे देश में, आप देखिए, अगर हम बात रामचंद्र जी की करें तो अंत में उन्होंने खुद को जानने के लिए वो वनप्रस्थ चले गए। आज हम अपने शास्त्र को पढ़ते हैं, हमारे यहाँ बहुत ज्ञानी लोग हैं, बहुत कुछ भरा लोग हैं। तो आप देखिए जो 4 आश्रम बताए गए हैं, तो उसमें आखिरी में बताया गया वनप्रस्थ। तो हमको इस चीज़ में निगेटिविटी के साथ नहीं, बल्कि एक पॉजिटिविटी के साथ कि ये जो समय हमको जो एक भागदौड़ की ज़िंदगी मिली थी, उसमें हमको कहीं ना कहीं एक ठहराव मिला था
आपस में देखिए आजकल फैमिलीज़ में आप भी वर्किंग हैं, हम भी वर्किंग हैं, तो जो सुबह से 9 बजे से निकलते हैं तो सीधे रात में 9-10 बजे घर पहुंचते हैं, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे थे। कहीं ना कहीं भागदौड़ की ज़िंदगी सबके साथ चल रही थी। लेकिन जो ये कोविड का समय आया उसमें हम सबको सतर्कता की तो ज़रूरत थी, सावधानी की ज़रूरत थी, लेकिन साथ में हमको जो एक फैमिली टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, बांध दिया उसने। बिल्कुल। तो एक हमको पता चला कि फैमिली बाउंडेशंस क्या होते हैं, हम लोग एक दूसरे के जज्बात समझ पाए, और हम लोग की जो छोटी छोटी बेसिक नीड्स थी, जो बच्चों की नीड्स थी, जो पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव टाइम भी मिला था जो हम सब एक साथ मिलकर स्पेंड कर सकते थे फैमिली के साथ। ये बात तो है कि मतलब कोविड ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। साहित्य के ऊपर मैं बात करना चाहूँ, बहुत सारी कविताएं आप लिख रही हैं, पर अभी जो हमारा जो क्षेत्र है वहाँ पर साहित्यिक गतिविधियों की बहुत कमी है, ऐसा मानती हैं आप? बिल्कुल। तो आपके लिए कुछ, आपके द्वारा कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि? भैया मैं आपको बताऊं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया था जिसका नाम है मुखर वनिताएं जी। तो उसमें हमारे एक दो हमारी एडमिन हैं हमारे साथ, जैसे प्रियंका त्रिपाठी जी हैं जो साहित्य से जुड़ी हुई हैं, अंजू सिंह जी हैं जो बहुत ही अच्छी साहित्यकार हैं। तो हम लोग का एक प्रयास रहा इस ग्रुप का शुरू से कि महिलाओं के अंदर जो एक इनबिल्ट चीज़ें हैं, जैसे कई महिलाएं ऐसी हैं जो शादी के पहले बहुत अच्छी डांसर्स थी, शादी के पहले बहुत अच्छी सिंगर्स थी, बहुत अच्छी कुक हैं थी भी, और बहुत सारी ऐसी उनके अंदर क्वालिटीज़ थी जो शायद एक टाइम के बाद उन्होंने बंद कर दी। तो मुखर वनिता ग्रुप के द्वारा हमने प्रयास किया कि जो भी समाज से ऐसी महिलाएं हैं जो हाउसवाइफ हैं, आज बाहर नहीं निकल पा रही हैं, या जो वर्किंग वुमेन्स भी हैं, उनका एक ग्रुप समूह हमने बनाया जिसमें हमारे पास 245 ऐसी महिलाएं हैं जो पूरे मध्य प्रदेश से उस ग्रुप में जुड़ी हुई हैं। और उसमें दैनिक गतिविधियां होती रहती हैं, जैसे रोज़ उसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो कभी आपको, जैसे कई महिलाओं का शौक ही होता है फ़ोटोज़ खिंचवाने का, तो हमने एक दिन उसमें फ़ोटो राउंड किया है, एक दिन हम उसमें प्रतियोगिता करते हैं, मतलब महीने में उसमें 2 बार काफ़ी इंटरेक्टिव बना दिया बहुत। तो उसमें हमारी सब बहनें इतना अच्छे से पार्टिसिपेट करके जो उनके अंदर के हुनर हैं, और कई महिलाएं जो आपको बताऊं जो साहित्य के बारे में ABCD नहीं जानती थी, जो कविता लिखना नहीं जानती थी, वो एक दूसरे को देख के इतने इंस्पायर होके आज वो लिख रही शुरू कर दी, और लिखने के साथ साथ उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। वो आज जैसे हम लोग ने कवि सम्मेलन कराया, कई अच्छे साहित्यकारों के साथ वो जुड़ चुकी हैं। तो इस तरह का हम लोग एक निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ इस तरह की गतिविधियों से लोगों को जोड़ें। अभी आप प्लांट एडाप्टेशन कैंपेन चला है, उसमें भी आप रही हैं, तो उसके बारे में बताएं कि कैसा आपके मन में आया ये सब? भैया मेरे मन में तो नहीं आया, लेकिन हमारी टीम के मेरे भाई लोग हैं, जैसे उत्कर्ष गर्ग हैं, रमीत सिंह जी हैं जो सांझी रसोई का बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अमित गर्ग जी हैं। तो ऐसे एक डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ये पहल थी कि हम लोग पेड़ तो सभी लगा देते हैं, और आप भी जानते हैं कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो पेड़ केवल सेल्फी के लिए लगाते हैं। उन्होंने पेड़ लगा दिया लेकिन उसके बाद उनको कोई कंसर्न नहीं रहता है। और आज हमने कोरोना काल में देखा कि एक ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और पेड़ों की वैल्यू उससे ज़्यादा बढ़ गई, हमको वो चीज़ें समझ आई। तो इन लोग ने इस ग्रुप में ये किया है कि हमको केवल पेड़ को लगाने तक हमको सीमित नहीं रहना है, हमको उस पौधे को वृक्ष तक बनाना है। तो उसमें जैसे एक फॉर्म उन्होंने किया है जिसको आपको फिल करना है, वो आपके घर हमारी टीम आएगी, वो आपको पौधे देगी, और आपको उसमें एक एग्रीमेंट करना है कि इस पौधे का हम संरक्षण करेंगे, और जिम्मेदारी जैसे हम अपने बच्चे की करते हैं। ये काम मैंने भी किया है और मुझे बड़ी खुशी है। मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ आपको भी और आपकी टीम को। मेरे घर पे भी वो लोग आए थे, मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं अपने से पेड़ लगा देता हूँ, पर उन्होंने कहा नहीं मैं अपने हाथ से लगाऊंगा। लगा के गए, फॉर्म में काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को ये काम करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि पौधे जो है आगे चल के यही हमारा जीवन बचाएंगे। और भैया मैं तो ये मानती हूँ कि जिस व्यक्ति को भी अपने बच्चों की चिंता है, हाँ बिल्कुल, आगे भविष्य में, तो उनको उनके बर्थडे पर हमको केक कटिंग सेरेमनी नहीं सिखानी चाहिए, बल्कि हमको उनको ये बताना चाहिए कि बेटा ये पेड़ है और इसको तुम अपने हर बर्थडे पर लगाओ, क्योंकि ये आगे जाके उन्हीं के लिए काम आने वाला है। हाँ, क्योंकि पीढ़ी तो वही बन रहे हैं, पीढ़ी वही बन रहा है, पूरा वही। एक और चीज़ है कि आप कई सारी क्रिएटिविटी वाली चीज़ों से भी जुड़ी रहती हैं, तो ऐसा ये सब तो ठीक है, मतलब आर्ट से आपका लगाव बहुत ज़्यादा है। तो क्रिएटिविटी के बारे में बताएं, किस तरह की क्रिएटिविटी आप करती हैं? भैया मुझे शुरू से ऐसा था कि जब मैं 12th क्लास में थी तो मुझे फैशन डिज़ाइनर बनने का शौक़ था, क्योंकि मेरा मन उसी तरफ चलता था। लेकिन चूँकि कुछ उस समय इतना स्कोप नहीं था अपने मध्य प्रदेश में भी और अपने ज़िले में,
तो उस चीज़ को मैं कैरी नहीं कर पाई। बट वो हॉबी मेरे अंदर शुरू से थी, मैं बहुत छोटी सी थी तब से मैं पेंटिंग करती आ रही हूँ। मैंने अपने घर में मेरी जो सिस्टर्स थी, मैंने उनको बहुत अच्छा रुचि देखा, संगीत की तरफ हम लोग की फैमिली का बहुत बड़ा रुझान था। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप इनहेरिटेंट करते हो, जो आपके अंदर पैदाइशी इसमें होती हैं। तो मैं इसमें और धन्यवाद देती हूँ अपने माता पिता को कि उनके वो अच्छे कैरेक्टर्स मेरे अंदर आए और कुछ ना कुछ इस तरह की क्रिएटिविटी का काम मैं कर रही हूँ। आप अभी माता पिता की बात की, आपके पिता तो वैसे भी काफ़ी फेमस थे डॉक्टर जैन के रूप में, कभी याद नहीं आती उनकी? भैया ऐसा कोई पल नहीं है कि अपने पिता की याद ना आए। आज उनके कारण ही मैं यहाँ पर हूँ, उनके कारण ही मेरी पहचान है, उनके कारण ही मेरा अस्तित्व है। तो मैं इस MP18 के माध्यम से उनको नमन करती हूँ और यही दुआ करती हूँ कि वो जहाँ पर भी हों हमेशा हम लोग पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि शालिनी सरावगी देखने में तो एक साधारण व्यक्तित्व है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हर व्यक्ति होता है, पर अपनी चीज़ों को, जैसे कि लेखन शैली है, आपकी लेखन शैली की बात करें तो आप सुबह उठती हैं, आपका एक रूटीन है कि सुबह उठना है, कुछ मन में आया उसको लिख लिया, धीरे धीरे आपने एक बड़ा कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको इसकी किताबें वगैरह छपवानी चाहिए या कुछ कलेक्शन ऐसा बड़ा करना चाहिए, कुछ दिमाग में ऐसा नहीं आया? भैया मैं 2013 में मेरी पहली एक संग्रह आया था शब्दकोश करके जी, उस पर मैंने अपनी कविताएं दी थी। उसके बाद अभी काव्य प्रसून एक बुक है जो अर्णव प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित हो रहा है, काव्य पयोधी है, स्नेह अनुबंध है, दिवित, ऐसे करके कई बुक्स हैं जिसपे मैंने अपनी कविताएं दी हैं। और इससे पहले मेरे को ये मेरे हर्ष का विषय है कि मैं जो भी सीखी हूँ बहुत कुछ आप लोगों के बीच में रह के सीखी हूँ। रेडियो स्टेशन पे भी निरंतर मेरी कविताएं प्रसारित होती रहती थी। जी बिल्कुल। और हमारे में उस समय 2 ही पेपर चलते थे, दैनिक भारती और समय पेपर। तो जब मैं 9th क्लास में थी तब से मेरी कविताएं उसमें प्रकाशित होती आ रही हैं। बहुत बड़ी बात है ये। कुछ और एक आध हो जाएं कविताएं? बिल्कुल भैया, चूँकि भैया अब आप कह रहे हैं कि ये कविता मुझे बोलनी है तो बिल्कुल आपकी बातों का सम्मान रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर अक्सर गलतियाँ बताती जाती हैं कि घर में अगर कोई पानी की कमी है या बच्चे बदमाशी कर रहे हैं तो वो महिला। तो मैंने वही कुछ चीज़ें बेस सोच के कि गलतियाँ हर चीज़ों में महिलाओं को कर दिया जाता है जब कुछ गलत होता है, चाहे वो अपन बाय डिफ़ॉल्ट मान लीजिए या एक पुरुष का स्वभाव मान लीजिए। उसी पर मैं अपनी एक कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। बात जब हम और तुम पे आई, बात जब हम और तुम पे आई तो न जाने क्या गज़ब हो गया। बात जब हम और तुम पे आई तो न जाने क्या गज़ब हो गया। दशकों से लंबित मुद्दों पर चुटकी में हिसाब हो गया। क्या बात है। गलतियों के पन्नों पर जब भी मिले तो केवल हम ही मिले, मानो सारे फरिश्तों का उनसे उम्र भर का आदाब हो गया। वो कहते रहे बेझिझक बेफिक्री से बेबाक अपने इश्क की दास्तां। वो कहते रहे बेझिझक बेफिक्री से बेबाक अपने इश्क की दास्तां। लेकिन जब हमने कहा तो शायराना एक किताब हो गया। क्या बात। इश्क उनका दिखावा ना था। मैं ध्यान चाहूँगी आप सभी का कि जब पुरुष इश्क करता है तो वो सबको लगता है कि वो वाकई में प्रेम कर रहा है। तो इश्क उनका दिखावा ना था पर दुनिया को मालूम हो चला। इश्क उनका दिखावा ना था पर दुनिया को मालूम हो चला। जब हमने कबूला सादगी से तो अंदाज़े बयां हिजाब हो गया। क्या बात है। हिजाब का अर्थ होता है पर्दा, कि मतलब महिला को कहा जाता है कि तुम जो भी बात कहो वो पर्दे के अंदर करना। तो पुरुष इस बात को बड़े बेफिक्री से कह देता है, लेकिन जब महिलाओं पर बात आती है तो उसको हमेशा ये कहा जाता है कि पर्दे पर बात करनी चाहिए। उन्होंने अश्क भी बहाए तो नवाजे गए कोहिनूर की तरह। और हमारी नम आँखों से सारे गलियों में सैलाब हो गया। उनका मेरा होना, ये आखिरी शेर है, अर्ज करती हूँ कि उनका मेरा होना मंजूर था सबको, कोई आवाज़ न उठी। उनका मेरा होना मंजूर था सबको, कोई आवाज़ न उठी। पर मेरा उनके हो जाने से सारे शहर में कोहराम हो गया। बहुत सही। थैंक यू। ये बात तो सही है कि महिलाओं की स्थिति आज भी पुरुष समाज बना हुआ है
पर महिलाओं की स्थिति आज भी कहीं न कहीं हिंसा से प्रताड़ित है और आप जैसे लोग समाज सेवा में आकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि राजनीति में आप हैं और आगे आपको कैसा लगता है कि राजनीति में कहाँ तक और जाएंगी या क्या करना चाहेंगी राजनीति को लेकर? भैया मैं तो यही कहूँगी कि मंजिल मिले या ना मिले उसका गम नहीं, मंजिल की जुफ्तजू में मेरा कारवां तो है। वाह, क्या तो बात। बस यही कहना चाहूँगी कि किसी भी पद की लालच में मैं कोई कार्य नहीं करती हूँ। हमेशा अपने जज्बे को, अपनी सोच को, अपने विचार को, जो मेरे अंतरात्मा मुझसे कहती है कि मुझे ये कार्य करना चाहिए, ये सोच के ही मैं अपने कार्य को करती हूँ और इसी तरह निरंतर बढ़ती जा रही हूँ। जैसा कि कहते हैं कि चरे वेती, तो बस चलते जा रहे हैं निरंतर। अब जो काम मिलता जा रहा है करते जा रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप घर पे बैठी हैं और कोई फ़ोन कॉल आया मदद के लिए किसी तरह का, तो आप चाहे रात हो या दिन हो आपने उस पर ध्यान दिया? बिल्कुल भैया, मुझे ऐसा लगता है कि इंसानियत तभी बरकरार रह सकती है जब हम एक दूसरे के काम आ सकें। अगर कोई भी ऐसा कार्य जो मेरे सीमाओं के अंतर्गत है, जिसके लिए मैं कर सकती हूँ, तो मैं हमेशा प्रयास करती हूँ कि वो कार्य मैं करूँ। और कभी ऐसा होता है कि किसी टाइम पे अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से अपने हस्बैंड राजकुमार सरावगी को, जो निरंतर मेरे साथ मेरे को सहयोग देते रहते हैं इस काम में। बहुत बड़ी चीज़ है कि आप देखिए कि आजकल इतनी हिंसा हो रही है, घरेलू हिंसा है, उस तरफ चाहे वो बड़ा घर हो चाहे छोटा घर हो, परिवार चाहे छोटा हो, गरीब हो चाहे बड़ा हो, सब जगह इस तरह की बातें सुनने को आ रही हैं। और आपने बार बार, मेरे ख्याल से 2-3 बार हो गया कि अपने पति के बारे में, अपने परिवार के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। भगवान आपको इसी तरह सुखी जीवन दे, समाज सेवा में लगी रहें, आपका जीवन उज्जवल हो। इन्हीं कामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि आज हम बात कर रहे थे शालिनी सरावगी जी से और इसी तरह की नई नई शख्सियत को हम लेकर यहाँ पर आते रहते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि हम धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, संभाग के नंबर 1 चैनल के रूप में हम प्रतिष्ठित हो चुके हैं। आपका प्यार और आशीर्वाद इस तरह मिलता रहे और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमति दीजिए, नमस्कार। आज मेरे साथ जुड़िए एक खास कार्यक्रम में जिसे मैं लेकर आ रहा हूँ सुबह 8:30 बजे और आप इसे देखेंगे बुधवार और शनिवार को। तो देखना न भूलिए मेरे साथ चाय पे चर्चा।